गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप लोग कथा भारती के अंतर्गत अमरकांत द्वारा रचित बहादुर शीर्षक की कहानी का सारांश मैं पढ़ाऊंगी। सर्वप्रथम आप लोग कहानीकार अमरकांत जी के विषय में जानेंगे। अमरकांत नई कहानी के आंदोलन में रत रहकर जिन कहानीकारों ने अपनी पहचान बनाई है, उनमें अमरकांत जी का नाम भी प्रमुखता के साथ लिया जाता है। नई कहानी बदले हुए यथार्थ के साथ नए अनुभव संबंधों को अधिक प्रामाणिक और अकृत्रिम भाषा में व्यक्त करती है। आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले कथाकारों में अमरकांत जी का नाम अग्रणी है। अमरकांत जी का जन्म 1925 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। इनकी शिक्षा बलिया, गोरखपुर तथा इलाहाबाद में हुई। इन्होंने बीए तक शिक्षा प्राप्त की तथा सन 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। प्रगतिशील जीवन दृष्टि में इनकी गहरी आस्था है। पत्रकारिता में इनकी विशेष रुचि रही है। ये कई वर्षों तक सैनिक, अमृत पत्रिका, कहानी, धर्मयुग आदि पत्र पत्रिकाओं से संबद्ध रहे हैं। 17 फरवरी 2014 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। अमरकांत जी की पहली कहानी बाबू आगरा के सैनिक पत्र में प्रकाशित हुई थी। इंटरव्यू कहानी के प्रकाशन के साथ ही इन्होंने अनवरत रूप से साहित्य सृजन का कार्य प्रारंभ किया। इनके 3 कहानी संग्रह जिंदगी और जोंक, देश के लोग और मौत का नगर अब तक प्रकाशित हो चुके हैं। इंटरव्यू, डिप्टी कलेक्ट्री, मौत का नगर, हत्यारे, मूस, दोपहर का भोजन, गगन बिहारी, घुड़सवारी, छिपकली, मित्र मिलन, लड़का लड़की आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, आकाश पक्षी, पराई डाल का पक्षी, दीवार और आंगन तथा कटीली राह के फूल इनके श्रेष्ठ उपन्यास हैं। अमरकांत जी ने अपनी कहानियों के मध्य एवं निम्न वर्ग की सामाजिक जीवन की अमानवीय स्थितियों को एक यातनागार के रूप में प्रस्तुत किया ही है। साथ ही इससे उबरने की असफल चेष्टाओं का शब्द चित्र प्रस्तुत कर यातनाग्रस्त समाज की दयनीय स्थिति को और भी मार्मिक बना दिया है। स्वाधीन भारत के मध्यम वर्ग में उपजी कुटिलता किस प्रकार आदर्शवादिता के आवरण में आचरण करती है, इसका सफल चित्र इन्होंने अपनी कहानियों में किया है। अपनी कहानी के अभावग्रस्त पात्रों पर इन्होंने मात्र दया ही नहीं उड़ेली है, बल्कि उनकी निरीहता को भी दर्शाया है। जिंदगी और जोंक, सप्ताहांत, मूस, मुस्कान, हत्यारे इनकी इसी प्रकार की कहानियां हैं। अमरकांत जी की कहानियों के शीर्षक लघु, आकर्षक और सरल होने के साथ साथ सार्थक भी हैं। कहानियों की कथा वस्तु रोचक, सुगठित तथा समस्या प्रधान है। इनके कथानक तात्विक दृष्टि से सफल बन पड़े हैं। इनके पात्र निम्न तथा मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। पात्रों के अनुसार उनका चरित्र चित्रण मार्मिक एवं यथार्थ बन पड़ा है। कथानक को गतिशील बनाए रखने की दृष्टि से इन्होंने अपनी कहानियों में पात्रों के संवादों का चयन यथार्थ रूप में किया है, जो प्रभावशाली बन पड़ा है। सामाजिक व्यंग इनकी कहानियों की विशेषता है। नई कहानी में कथा तत्वों का ह्रास हुआ है।
इस कारण कहानी के तत्वों की सत्ता अलग अलग नहीं रह गई है। वातावरण उद्देश्य भी व्यंजित कर सकता है और भाषा वातावरण का काम भी कर सकती है। नई कहानियों में पूर्व दीप्ति चेतना प्रवाह आदि शैलीगत प्रयोग उचित मात्रा में देखने को मिलते हैं। अपनी कहानियों की भाषा को अमरकांत जी व्यवहारिकता और कृत्रिमता से अलग रखते हैं। अंग्रेजी और उर्दू के प्रचलित शब्दों को आवश्यकता अनुसार अपनी भाषा में प्रयुक्त करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। अपनी कहानियों में ये सदैव पात्रों के अनुकूल भाषा का प्रयोग करते हैं। अमरकांत जी ने अधिकांशतः वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में कहीं कहीं आत्मकथन शैली के भी दर्शन होते हैं। इनकी भाषा शैली इस बात को प्रमाणित कर देती है कि वह एक सफल लेखक की भाषा शैली के सर्वथा अनुरूप है। ये तो बच्चों हो गया अमरकांत जी का परिचय। कहानी का सारांश। बहादुर। बच्चों, कहानी का सारांश अत्यंत संक्षिप्त में हम आपको बतलाएंगे, क्योंकि कहानी तो बहुत बड़ी है, लंबी है। सारांश इसका आपको हम समझाते हैं। पात्र परिचय। लेखक कहानी का वक्ता है। निर्मला लेखक की पत्नी है। साले साहब लेखक के साले साहब। दिल बहादुर एक नेपाली लड़का तथा लेखक के घर का नौकर, जिसका नाम दिल बहादुर से केवल बहादुर तक कर दिया जाता है। किशोर लेखक का बड़ा लड़का है। यह तो है पात्र। बहादुर को देख लेखक के मन में नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव करना। एक दिन लेखक के साले साहब एक नेपाली लड़के को लेकर लेखक के घर आते हैं। उसकी उम्र 12-13 वर्ष के लगभग थी। ठिगना चक इठ शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने खड़ा था। उसे देखते ही लेखक को याद आया कि उसके सभी भाई और रिश्तेदारों के यहाँ नौकर हैं। दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चारपाइयां तोड़ती रहती हैं, जबकि उसकी पत्नी निर्मला सुबह से शाम तक घर के कामों में व्यस्त रहती है। ये सोच लेखक का मन ईर्ष्या से जल उठा तथा निर्मला भी हर वक्त नौकर रखने की रट लगाए रहती थी। यही स्मृति बहादुर को देखकर लेखक को नौकर रखने की आवश्यकता का अनुभव कराती है। साले साहब द्वारा लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय कराना। साले साहब लेखक व उसके परिवार को बहादुर का परिचय देते हुए कहते हैं कि यह एक नेपाली बालक है, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। इसके पिता युद्ध में मारे जा चुके हैं। घर परिवार का भरण पोषण इसकी माँ करती थी। वो चाहती थी कि लड़का घर के काम काज में हाथ बटाए, परंतु शरारती प्रवृत्ति के कारण इसने एक बार उसी भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। इसलिए माँ ने उसे बहुत मारा, जिसकी वजह से इसका मन माँ से कट गया और एक दिन माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपए निकालकर वहां से ये भाग आया। लेखक तथा उसकी पत्नी निर्मला द्वारा दिल बहादुर को नौकर बहादुर बनाने की प्रक्रिया समझाना। ये तीसरी हेडिंग है बच्चों। लेखक द्वारा लड़के का नाम पूछने पर वो अपना नाम दिल बहादुर बताता है। बच्चों, जब लेखक
उस नौकर से, उस बालक से नाम पूछता है तो वो अपना नाम दिल बहादुर बताता है। लेखक उसे अपने घर में नौकर बनकर रहने के फायदे बताते हुए कहता है कि तुम अपनी सभी शरारतें छोड़कर ढंग से काम करना और इस घर को अपना ही घर समझना। हमारे घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। यदि तुम हमारे घर में रह गए तो सभ्य बन जाओगे, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाओगे और तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। लेखक ये बात उसको समझाता है। निर्मला भी उसे नौकर बनने से पहले घर के कुछ व्यवहारिक उपदेश देती हुई कहती है कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। ना तो तुम्हें किसी के घर जाना है और ना ही किसी का कोई काम करना है। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूं कहकर खिसक आना। तुम्हें घर के सभी सदस्यों से आदर व सम्मान से बोलना होगा तथा अपनी हिदायतें समाप्त करते हुए बड़ी उदारता के साथ वो उस लड़के के नाम से दिल हटा देती है। अब उसका नाम केवल बहादुर रह जाता है। बहादुर का परिश्रमी व हंसमुख स्वभाव। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल साफ सुथरा रखता है बल्कि घर के सभी सदस्यों को सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलबी एवं कामचोर व आलसी बन जाते हैं। इतना काम करने के बावजूद वो हमेशा हंसता रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता था। मतलब कहने का तात्पर्य है बच्चों कि बहादुर एक परिश्रमी और हंसमुखी स्वभाव का बालक था। अब अगली बहादुर के प्रति किशोर का दुर्व्यवहार। अब बहादुर के प्रति घर वालों का कैसा व्यवहार रहता है ये बतलाया गया है इसमें। पहले तो बड़े प्यार से उससे बातचीत की गई। थोड़े दिनों बाद परिवार के लोगों का व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। निर्मला का बड़ा लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का है जो शान शौकत तथा रोब से रहना पसंद करता है। वह अपने सारे काम बहादुर को सौंप देता है। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी भी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता तथा छोटी छोटी गलती पर बहादुर को पीटता भी है। बहादुर पीट कर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद फिर घर के कामों में पहले की भांति लग जाता। एक दिन किशोर बहादुर को सुअर का बच्चा कह देता है जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और वह किशोर का काम करने से मना कर देता है। उसने लेखक के पूछने पर रोते हुए बताया कि बाबूजी, भैया ने मेरे मरे हुए बाप को क्यों लाकर खड़ा किया। इतना कह करके वह रो पड़ता है। बहादुर के प्रति निर्मला का बदलता व्यवहार। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती है, इसलिए वह रोटी बनाने का काम बहादुर से न करवाकर स्वयं करती है। परंतु मोहल्ले की किसी औरत ने उसे भड़का दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करे। यदि तुम
नौकरों को पतली पतली रोटी बनाकर खिलाओगी तो उनकी आदतें खराब हो जाती हैं। निर्मला के दिमाग में उस औरत की बात घर कर जाती है। अब वह बहादुर के लिए रोटियां सेकना बंद कर देती है, लेकिन बहादुर भी अपने लिए रोटियां नहीं सेकता। निर्मला कई बार उसे रोटियां सेकने के लिए कहती, परंतु बहादुर रोटियां बनाने के लिए मना कर देता है। निर्मला का गुस्सा बढ़ जाता है और वो लपक कर उसके माथे पर 3 थप्पड़ जड़ देती है। निर्मला बहादुर से चिढ़ जाती है। अब वह हर छोटी गलती पर उसे मारती हुआ गालियां देने लगती है। निर्मला के रिश्तेदार द्वारा बहादुर पर चोरी का आरोप लगाना। निर्मला के रिश्तेदार जब लेखक के घर आते हैं तो वो भी भला पीछे कैसे रह सकते हैं बहादुर को सताने से। बहादुर को इस प्रकार सताते हैं कि उसको चोरी का इल्जाम उस पर लगा देते हैं। एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपने पूरे परिवार के साथ उसके घर आते हैं। चाय नाश्ते के बाद बातचीत के दौरान अचानक रिश्तेदार की पत्नी अपने 11 रुपए खो जाने की बात कहती है। सभी बहादुर पर संदेह करते हैं। बहादुर लगातार मना करता है कि मैंने रुपए नहीं लिए। फिर भी उसे डराया धमकाया जाता है तथा लेखक द्वारा पीटा भी जाता है। इसके बाद निर्मला भी उसे डराती धमकाती है तथा 2-4 तमाचे भी जड़ देती है। तब भी बहादुर अपने निर्दोष होने की बात कहता रहता है, परंतु उसकी एक बात नहीं सुनी जाती है। उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। घर के सभी लोगों का बहादुर के प्रति कटुतापूर्ण व्यवहार। चोरी की घटना के बाद घर के सभी सदस्य बहादुर को घृणा व संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं और उसे कुत्ते की तरह दुत्कारते हैं। उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तब तो बहादुर उदास रहने लगता है। उसे वहां पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब उसके मन में घर वालों के प्रति कोई अपनापन व लगाव नहीं रह जाता है। बहादुर को अब पहले की अपेक्षा अधिक डांटा व मारा जाता है। उससे अब गलतियां व भूलें भी अधिक होने लगती हैं, जिस कारण अब वह काम में लापरवाही करने लगता है। इतना सब इस प्रकार का बुरा व्यवहार जब बहादुर के प्रति होने लगता है तो अंत में वह एक दिन घर से भाग जाता है। बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन उसके हाथ से सिल छूटकर गिर गई और उसके 2 टुकड़े हो गए। पिटाई के डर तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वो अपना सारा सामान घर में ही छोड़ करके कहीं चला जाता है। निर्मला उसके पति एवं किशोर को उसकी ईमानदारी पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि रिश्तेदार के रुपए उसने नहीं चुराए थे। अंत में सभी बहादुर पर स्वयं द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करते हैं, लेकिन क्या फायदा, वो तो जा चुका था।
कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकला बच्चों, किसी नौकर के प्रति भी इतना बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी एक इंसान है। यहाँ पर लेखक ने सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष किया है कि किस तरह से लेखक के परिवार वाले उस नौकर के प्रति शुरू में तो बहुत अच्छा सा व्यवहार करते हैं, फिर बाद में उनका रवैया, उनका व्यवहार उसके प्रति बदल जाता है। कोई भी हो, किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए बच्चों। इससे यही शिक्षा मिलती है, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ये मानवीय धर्म के खिलाफ है। धन्यवाद बच्चों। आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है।